नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, ग्रामीण परिवेश उत्तर प्रदेश लेखपाल परीक्षा है, इसको ध्यान में रख करके मैंने ये सीरीज़ शुरू की है और इसका ये अगला चौथा वीडियो है दोस्तों। और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा दोस्तों कि टेक्निकल सपोर्ट के लिए भले ही मैं मदद लेता हूं, हमारी एक छोटी सी टीम है वो इस पे काम करती है, चाहे वीडियो अपलोडिंग हो, चाहे फिर उसकी एडिटिंग हो, ये सारी चीज़ें एक टीम करती है। लेकिन जो कंटेंट है वो मैं खुद पर्सनली बनाता हूं, क्योंकि मैंने इन परीक्षाओं को बहुत अच्छी तरह से देखा है। तो कंटेंट पे आप भरोसा कीजिए और जो मैं वीडियोस, जो कंटेंट मैं आपको उपलब्ध कर रहा हूं, उनका आप बार बार प्रैक्टिस उनकी कीजिए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं दोस्तों कि आपको उनसे काफ़ी फ़ायदा होगा। चलिए सीधे पीडीएफ पे चलते हैं और प्रश्नों का अभ्यास शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं आपके सामने लाता हूँ पहला और दूसरा प्रश्न, पढ़ता हूँ दोस्तों। पहला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पटसन की खेती की जाती है? एक रेशे वाली फसल है, हम सभी जानते हैं दोस्तों। ऑप्शंस पढ़ देता हूँ। देवरिया और गोरखपुर, मथुरा और अलीगढ़, प्रयागराज और वाराणसी, या फिर सहारनपुर और हरदोई। तो इन चारों विकल्पों में से दोस्तों आपको विकल्प का चयन करना है और मैं आपको सही विकल्प बता देता हूँ। यहाँ पे सही विकल्प है देवरिया और गोरखपुर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जो तराई ज़िले हैं उन ज़िलों में ही पटसन की खेती की जाती है। और ज़िलों के नाम मैं बता देता हूं आपको। गोंडा, बहराइच, महाराजगंज, लखीमपुर खीरी, ये ज़िले ऐसे हैं जहां पे पटसन की खेती बहुतायत से की जाती है। नेक्स्ट है, यहाँ पे हम इसको एक ही साथ देख सकते हैं, फ्रेम से शायद बाहर जाएगा। ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी के द्वारा किया जाता था? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, देख लीजिए ऑप्शंस। राज्यपाल, काजी, क्लर्क, या फिर लेखपाल, या फिर पटवारी। तो दोस्तों आप जानते हैं और इसका सही विकल्प मैं आपको बता देता हूं। आप जो बनने जा रहे हैं, पहले ब्रिटिश शासन के दौरान जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, उस समय जो भूमि की रजिस्ट्री होती थी, आज वर्तमान समय में एक अलग से रजिस्ट्रार होता है, वो करता है, लेकिन उस समय लेखपाल अथवा पटवारी ही भूमि की रजिस्ट्री किया करते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा है, भूमि के विक्रय के समय स्टाम्प ड्यूटी लगाई जाती है, जो स्टाम्प पेपर लगता है, स्टाम्प शुल्क जो लगता है उसके बारे में है ये प्रश्न। महत्वपूर्ण है दोस्तों। भूमि के आकार के आधार पर, भूमि की कीमत के आधार पे, भूमि की किस्म के आधार पर, या फिर भूमि की लोकेशन के आधार पे। तो ये चार वजहें हैं, इसमें से सबसे उपयुक्त वजह हमें चयन करना है उसका। ऑप्शंस में सही बता देता हूँ आपको। बी, भूमि की कीमत के आधार पर जो स्टाम्प ड्यूटी लगाई जाती है वो भूमि की कीमत के आधार पर लगाई जाती है, जो उसकी बाजार कीमत होती है। चौथा है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था क्यों अपनाई गई? ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न पे दोस्तों। ऑप्शंस पढ़ता हूँ मैं। किसानों की शिक्षा के लिए, किसानों की राजनीतिक जागरूकता के लिए, लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करने के लिए, या फिर आखिरी विकल्प है लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। तो दोस्तों आप सोचिए और बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। सही उत्तर है दोस्तों लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए ये पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई। जैसा कि हम जानते हैं कि यदि कहीं भी कोई व्यवस्था, सारी शक्तियां एक ही जगह एकत्रित कर दिया जाए तो उसका मिसयूज हो सकता है। इसीलिए शक्तियों के विकेंद्रीकरण यानी विभाजन के लिए एक ये लोकतांत्रिक प्रणाली स्थानीय स्तर पर विकसित की गई, जिसको हम पंचायती राज कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पांचवा है, यूरिया के लगातार प्रयोग से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शंस देख लीजिए। निष्प्रभावी, मृदा अम्लीय हो जाती है, मृदा क्षारीय हो जाती है, मृदा उपजाऊ बनती है। तो इन चारों विकल्पों में से दोस्तों हमें सही विकल्प का चयन करना है। एक चीज़ आप जान लीजिए, न केवल यूरिया, कोई भी रासायनिक खाद यदि आप लंबे समय तक प्रयोग करते हैं तो भूमि की उर्वरता शक्ति में गिरावट आती है, उसकी जो फर्टिलिटी होती है वो लगातार डिक्रीज होती जाती है। तो यहाँ यूरिया भी, यदि यूरिया का आप लगातार प्रयोग करते हैं तो भूमि की उर्वरता शक्ति गिरते गिरते वो निष्प्रभावी हो जाती है दोस्तों। तो ये याद रखिएगा। काफ़ी ये कहेंगे ट्रिकी क्वेश्चंस है, लेकिन बार बार देखते रहेंगे दोस्तों तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक गन्ना किस राज्य में पैदा होता है? आप लोग जानते ही होंगे। फिलहाल ऑप्शंस पढ़ता हूँ। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, या फिर पंजाब। तो सही उत्तर मैं बता देता हूं दोस्तों, आप लोगों ने सोचा भी होगा, सही उत्तर है ए,
उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है दोस्तों और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है। उत्तर प्रदेश में कितना पैदा होता है मैं आपको लाख टन में थोड़ा सा फिगर बताने की कोशिश करता हूँ। 1784.2 लाख टन उत्तर प्रदेश में होता है। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है दोस्तों, यहाँ पे 646.7 लाख टन होता है। तीसरे नंबर पे तमिलनाडु है, यहाँ पे 316 लाख टन गन्ने का उत्पादन होता है। ये दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये फिगर आप याद करने की कोशिश कीजिएगा, आपको फ़ायदा होगा। आगे बढ़ते हैं, 7वां और 8वां क्वेश्चंस देखते हैं दोस्तों। 7वां पढ़ता हूँ, स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है? ऑप्शंस देख लीजिए यहाँ पे। ग्रामीण महिलाओं के अधिकारों से, ग्रामीण बैंकिंग से, ग्रामीण खाद्य सुरक्षा से या फिर ग्रामीण वृद्धजनों की देखभाल से। तो आप सोचिए दोस्तों, दिमाग लगाइए, क्या इसका सही उत्तर होगा? दोस्तों इसका सही उत्तर है ग्रामीण बैंकिंग। जो स्वाभिमान योजना है वो ग्रामीण बैंकिंग से संबंधित है और इसका प्रारंभ 2011 में किया था दोस्तों। तो ये प्रश्न भी बन सकता है कि ग्रामीण योजना का प्रारंभ कब हुआ? तो आपका सही आंसर होगा 2011 में। ठीक है, 8वां है यहाँ पे। 8वां देख लीजिए, स्कूल चलो अभियान हमारे प्रदेश में कब शुरू किया गया? ऑप्शंस देख लीजिए, 1999, 2001, 2000 या फिर 2002। तो आप सोचिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। इसका सही उत्तर है सी। हमारे प्रदेश में यानी उत्तर प्रदेश में जो स्कूल चलो अभियान है वो 2000 में शुरू किया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मैं आपके सामने लाता हूँ 9वां प्रश्न। पेज चेंज है, एक प्रश्न देख सकते हैं। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना से संबंधित सभी विकल्पों का चयन कीजिए। इसमें एक भी विकल्प सही हो सकता है और सारे विकल्प भी सही हो सकते हैं। देखिएगा दोस्तों, ए है अनुसूचित जाति बहुल गांवों के समग्र विकास के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। यह योजना जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की जाएगी। यह योजना 36,000 गाँव में शुरू की जाएगी। सभी विकल्प सही हैं। तो ये चारों ऑप्शंस हैं दोस्तों, आप दिमाग लगाइए कि सही विकल्प इसमें से क्या आप चुनना चाहेंगे। तो इसका सही विकल्प है डी। ये सभी विशेषताएं जो हैं प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 10वां और 11वां प्रश्न हमारे सामने है। 10वां पढ़ता हूँ, देखिएगा। निम्न फसलों में से कौन सी रूट क्रॉप नहीं है? ऑप्शन से देख लीजिए, आलू, शकरकंद, चुकंदर या फिर ईख। तो दोस्तों पहले तो जान लीजिए कि रूट क्रॉप होती क्या है। रूट क्रॉप दोस्तों वो फसलें होती हैं जिनका पोषक पदार्थ जो होता है, जो खाने योग्य भाग होता है, साधारण शब्दों में यदि कहें तो वो जड़ों और तनों में संग्रहित होता है। और इसमें नहीं है पूछा है, तो ये इसका हमारा विकल्प डी सही होगा। गन्ना जो है वो रूट क्रॉप नहीं है। अगला है, राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से कितनी सीटें हैं? ऑप्शंस देख लीजिए दोस्तों, 62, 40, 31 या फिर 29। तो आप सोचिए और बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका सही उत्तर है सी। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से 31 सीटें हैं दोस्तों। आप लोग जानते भी होंगे, नहीं जानते हैं तो इसको याद कर लीजिए, महत्वपूर्ण है दोस्तों। 12वां और आखिरी प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शंस देख लीजिए, फैज़ाबाद, शिमोगा, लखनऊ या फिर शिमला। तो आप सोचिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। सही उत्तर मैं आपको बता देता हूँ, ये शिमला में है, जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। हिमाचल प्रदेश में एक जगह है दोस्तों कुफरी, वहाँ पे ये है और इसकी स्थापना जो है 1945 में की गई थी। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और चलते चलते एक रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों कि आप मगन ट्यूटोरियल्स के परिवार को बड़ा करने में हमारी मदद कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक आत्मबल ज़रूर मिलता है। तो बस आज के लिए यही था। कंटेंट महत्वपूर्ण है दोस्तों, प्रामाणिक है। मैं व्यक्तिगत रूप से ये कंटेंट बनाता हूँ, आप लोग देखिए, आप पाएंगे कि आपको काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।